जय हिंद साथियों। मैं तरुण कुमार आप सभी का इनगर परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम होना है उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उनसे प्रश्न बनने की संभावनाएं है, वो तो चल रहा है। आज हम देखने वाले सेट नंबर 9। इसमें आपका क्वेश्चंस विश्लेषण रहेगा, स्टैटिक जीके क्वेश्चंस रहेंगे और करंट अफेयर रहेगा, जो एग्जाम को क्लियर करने में आपकी बहुत मदद करेगा। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, जल्दी हम अपने चैनल पर एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, मार्क्स बूस्टर सीरीज। इसमें आपको जीएस के सारे टॉपिक की एक छोटी सी मैराथन देखने को मिलेगी, जिससे वह टॉपिक पूरा शुरू से लेकर अंत तक कवर किया गया है और उसमें सिर्फ महत्वपूर्ण फैक्ट ही रखे गए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, तो उसमें जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिद्दा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन था? यह वाद्य यंत्र क्या था? जो उस्ताद बिंदा खान थे, यह किसको बजाते थे? इनका जो वादक यंत्र था वो क्या था? तो जो इनका वादक यंत्र था वो था सारंगी। क्या था? सारंगी। सारंगी और कौन कौन बजाता था? तो पंडित राम नारायण जी, आशिक अली खान, शबरी खान, संतोषी मिश्रा और ध्रुव घोष, ये अन्य वादक भी सारंगी वादक हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? कौन सा सिद्धांत है जो संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? आपका सही जवाब रहने वाला है वह बहुकारक का सिद्धांत। बहुकारक का सिद्धांत, यह सिद्धांत किसने दिया था? यह चीज आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। यह सिद्धांत किसने दिया था, यह चीज आपको कमेंट में बतानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब ना अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 में पूरा कर लिया जाएगा, दो कौन सा है? वह नोएडा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो जेवर में बन रहेगा, जेवर में। अगर बात की जाए जेवर हवाई अड्डे की या नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की, तो यह एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का एशिया का सबसे बड़ा है। क्या? एशिया का सबसे बड़ा है और वहीं दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। दुनिया का सबसे चौथा हवाई अड्डा है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में भारत में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। ये इसके पूर्ण होते ही, अब तक उत्तर प्रदेश में केवल 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे, लेकिन इसको बनते ही उत्तर प्रदेश में अब 5 हवाई अड्डे हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? तो कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? आपको पता होना चाहिए, जितने भी एडमिरल होते हैं वो भारतीय जल सेना के, भारतीय जल सेना या नौसेना के उच्च अधिकारी होते हैं। क्या? उच्च अधिकारी होते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद
के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राजकीय यात्रा की। राजनाथ कोविंद थे, उन्होंने किसकी राजकीय यात्रा की थी? तो ये कौन सा देश था? तो यह था हमारा बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इससे पहले गांधी जी ने, जो उस समय के तात्कालिक वायसराय थे, गांधी जी ने उसको 11 सूत्रीय एक चेतावनी पत्र दिया था। उसमें क्या क्या चेतावनियां थी? तो सबसे पहले हम उन चेतावनियों को जान लेते हैं, उनके अंदर क्या क्या चेतावनियां थी। पहली थी भू राजस्व में 50% की कमी। भू राजस्व में 50% की कमी, ये भी थी। उसके बाद राजनैतिक कैदियों को रिहा किया जाए, जितने भी राजनैतिक कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, ये भी थी। उसके बाद डाक आरक्षण बिल पास किए जाए, ठीक है। नमक कर समाप्त किए जाएं एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं। विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए। रुपए विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए। सिविल सेवा तथा सेना में के व्यय को 50% की कमी की जाए। और वहीं नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। यह कुछ थे, लेकिन रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना यह चेतावनी के अंतर्गत नहीं था। तो यह हमारा चेतावनी के अंतर्गत नहीं था। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें सबसे छोटा दिन कब होता है? वो होता है अपना 21 जून को। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? तो वह है भारत के राष्ट्रपति के पास। क्या भारत के राष्ट्रपति के पास संविधान में एक अनुसूची है? संविधान में एक अनुसूची है, पांचवी अनुसूची। इसमें अनुसूची जो जाति क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, उसके आरक्षण की बात की गई है। उसके आरक्षण की बात की गई है। आपको बताना है इस अनुसूची में कितने राज्य शामिल हैं। आपको बताना है इस अनुसूची में कितने राज्य शामिल हैं। अपना अगला प्रश्न है, 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इस सूची में प्रथम स्थान पर किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ? मतलब इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहने वाली जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, वही शीर्ष पर रही थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिली है? तो वो मिली है 213। किसके? अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली है। और इस अध्यादेश की जो समय अवधि होती है वह मैक्सिमम 6 माह की होती है। ये 6 माह से ज़्यादा नहीं मान्य होगा। ये 6 माह तक ही प्रभावी रहेगा। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किए गए
अध्यादेश की समय अवधि या वह कब तक प्रभावी रहेगा, वह 6 माह तक ही प्रभावी रहता है। निम्न में कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई है? निम्न में कौन सी किताब सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है? तो आपका सही जवाब है द गोल्डन वर्ड। द गोल्डन वर्ड सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं मिश्रित खेती होती क्या है। वह खेती जिसमें कृषि के साथ साथ कोई दूसरा कार्य भी किया जाए, जैसे पशुपालन। कृषि, पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ किए जाएं तो वहां पर कृषि मिश्रित कृषि के रूप में कही जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित किया गया था? तो किस राज्य में किया गया था? तो किया गया था हमारा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इसको शुरू किया गया था। यह बघेली भाषा में था। इसमें यह बघेली भाषा में था। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? कौन से गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ को संकलित किया था? तो वो किया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। कब किया था? तो किया था 1581 से लेकर 1601 ईस्वी में। 1601 ईस्वी के बीच। तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की थी? जो तुलुव के राजवंश थे की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? वो की थी हमारी वीर नरसिंह ने। किसने? वीर नरसिंह ने। कब की थी? 1505 ईस्वी से 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक। 1570 ईस्वी के बीच में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो वो था हमारा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। इसने कब आक्रमण किया था? तो इसने किया था 711 ईस्वी में। कब? 711 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? कौन से देश हैं जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है? अगर बात की जाए भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा कुल कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। और कौन कौन से हैं? वो है साओ टोन, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाटी, इक्वाडोर, कंबोडिया और ब्राजील। तो इस हिसाब से आपका सही जवाब रहने वाला है कंबोडिया, केन्या और इंडोनेशिया। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? जो हेमिस गोम्पा मठ है यह कहाँ पर स्थित है? अगर बात की जाए इस मठ की, तो यह जम्मू एंड कश्मीर के लेह से लगभग लद्दाख में स्थित है। लेह से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर लद्दाख में स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा
स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो किसे की गई है? तो वो की गई है अपने नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को इनको गोल्डन मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में काजू काजू का प्रथम प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? भारत में काजू का प्रथम परिचय कराने वाले लोग कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने किन किन महत्वपूर्ण चीजों को भारत में लाए थे? तो वो थी भारत में तम्बाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और शरीफा इत्यादि पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग भी पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। क्या पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो वह कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है? और हम आपको हिंट के लिए बता दें, वह भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे। वह भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1972 ईस्वी से। 1972 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो किसको किसको किया गया है? वह क्या है? तो वह हमारा कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है, इसको अमूर्त अमूर्त धरोहर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? यह सवाल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसमें कुल 15 महिलाएं थी। कितनी? कुल 15 महिलाएं थीं। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है, वो कहाँ पर है? वो इटावा में स्थित है। कहाँ पर? इटावा में स्थित है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो जो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य है वह ब्रजभूमि से संबंधित, कहाँ से? ब्रजभूमि से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र रहा है वो है हमारा कृषि। क्या है? कृषि। जो अपनी जीडीपी है, जीडीपी, इसमें 16% कृषि का अनुदान रहता है। क्या? 16% कृषि का अनुदान रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया था? वह कौन सा देश है? वह हमारा वियतनाम। आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था। जो आयात निर्यात बैंक है वह कब स्थापित की गई थी? अगर बात की जाए आयात निर्यात बैंक की, तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। कब? 1982 ईस्वी में। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था, वह कौन थी?
तो वह थी हमारी पीटी ऊषा या फिर कमलजीत संधू। तो वह होंगी कमलजीत संधू। पढ़ते हैं सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो जो सार्क है इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो इसकी पहली बैठक हुई थी ढाका बांग्लादेश में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। अगर बात की जाए बांग्लादेश की मुद्रा की तो है टका। क्या? टका। अगर बात की जाए बेंगलोर की तो बेंगलोर को भारत का किस किस नाम से जाना जाता है। भारत का किस नाम से जाना जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा एक ही विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था। कौन सा था? तो वो अब था पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब। 35 नंबर का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? तो वो था अपना बलबन। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। वहीं अगर बात की जाए टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो है मैसूर का शासक था। मैसूर का शासक था। यह हैदर अली का पुत्र था। और आप लोगों को बताना है कि टीपू सुल्तान की मौत कहाँ पर हुई थी। टीपू सुल्तान की मौत कहाँ पर हुई थी? भारत का संविधान संविधान का 52वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन अपना दल बदल से संबंधित है। और यह 10वीं अनुसूची में है। किसमें? 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची भी दल बदल से संबंधित है। इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।